नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, जब विश्व महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ देख रहा है, ऐसे समय भारत और इजरायल के बीच संबंधों का महत्व और बढ़ गया है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी ढेर। कर्नाटक में कोविड स्थिति में सुधार के बाद कोरोना प्रतिबंधों में राहत की घोषणा। देश में 165 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज राफेल नाडाल का मुकाबला डेनिल मेदवेदेव से। समाचार प्रभात में नईम अख्तर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने के कारण मन की बात का प्रसारण 11:30 बजे से किया जा रहा है। इस रेडियो कार्यक्रम की यह 85वीं कड़ी और वर्ष 2022 की पहली कड़ी है। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम एआईआर न्यूज, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत और इजरायल के बीच परस्पर सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित होने के 30 वर्ष पूरा होने के अवसर पर एक बयान में श्री मोदी ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विश्व महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ देख रहा है, तो दोनों देशों के बीच संबंधों का महत्व बढ़ गया है। जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ इस वर्ष मना रहा है, जब इजरायल अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अगले साल मनाएगा और जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 30 वर्ष के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं आप सभी को फिर से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इजरायल दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही सुचारू सुनिश्चित करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार ने भी बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों की कल ही सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोनों बैठकें कोविड की स्थिति को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से होंगी। लोकसभा और राज्यसभा के सदन के नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। कल ही वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। संसद के दोनों सदन कोविड सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए
पारी में काम करेंगे। ये नियम 2 फरवरी से लागू होंगे। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 बजे से दिन में 3 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला भाग 11 फरवरी तक चलेगा। 1 महीने के अंतराल के बाद सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल को सत्र संपन्न हो जाएगा। संसद के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 2 विशेष कार्यक्रम अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे प्रसारित करेगा। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम एफएम रेनबो चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से रात 10 बजे तक सुना जा सकता है। संसद के समक्ष मुद्दे का प्रसारण रात 9:30 बजे से रात 10 बजे तक एफएम गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों पर किया जाएगा। इस परिचर्चा में सांसद और राष्ट्रीय दलों के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। निर्वाचन आयोग ने 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान पश्चात सर्वेक्षण के आयोजन और उसके नतीजे प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। ये निर्णय 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है। आयोग ने कहा है कि 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 7 मार्च को शाम 6:30 बजे तक कोई मतदान पश्चात सर्वेक्षण आयोजित करने या उसके नतीजे प्रकाशित और प्रचारित करने पर रोक रहेगी। मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से लेकर 48 घंटे पहले तक किसी चुनाव या मतदान सर्वेक्षण सहित किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री के प्रकाशन पर रोक रहेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी दलों के प्रमुख प्रचारक और वरिष्ठ नेता राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद इलाके में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज इलाके में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आगरा में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर और हापुड़ में मतदाताओं से समर्थन मांगेंगे। उधर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मेरठ में प्रचार करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी दल अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल प्रस्तावित डिजिटल रैली के संबंध में सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री कल शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से संवाद करेंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कल एक ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि दोनों पार्टियां सांप्रदायिक और जातीय आधार पर प्रचार कर रही हैं। उन्होंने लोगों से इन दोनों ही दलों से सावधान रहने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि अगर उनका दल राज्य की सत्ता में आता है तो समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर शुरू किए जाएंगे, जहां राशन और अन्य जरूरत का सामान गरीब लोगों को रियायती दरों पर दिया जाएगा। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी ऐलान किया कि इन किराना स्टोर पर 10 रुपए में समाजवादी थाली भी मिलेगी, जिससे कोई भी गरीब व्यक्ति भरपेट भोजन कर सकेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। तीसरे चरण के लिए अब तक 226 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। इस चरण के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 1 फरवरी है। तीसरे चरण में 16 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण के लिए अभी तक 68 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। इस चरण के लिए पर्चे भरने की अंतिम तारीख 3 फरवरी है। चौथे चरण में 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान होगा। 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 648 पर्चे वैध पाए गए। दूसरे चरण में 9 जिलों के 55 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में पुलवामा और बडगाम जिलों में पिछले 12 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी मारे गए। इनमें जैश-ए-मोहम्मद का स्वयंभू कमांडर जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में आतंकवादियों के मारे जाने के बारे में जानकारी दी।
काफी बड़े लंबे अरसे से एक दहशतगर्द ग्रुप पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव था। जाहिद वानी करके जैश ए मोहम्मद का लोकल कमांडर था, जिसके साथ फॉरेन टेररिस्ट पाकिस्तान का रहने वाला भी चलता था। एक खास इतला पे पिछली रात ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जो सुबह तक कंक्लूड हो चुका है। पुलवामा के ऑपरेशन में 4 आतंकी, 4 के 4 जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता है, जो मारे जा चुके हैं और काफी बड़ी मकदार में असला और अम्यूनिशन पकड़ा गया है। दूसरा ऑपरेशन चिराग शरीफ बडगाम में लॉन्च किया था, उसमें एक ही दहशतगर्द था, वो भी मारा गया है। इसके साथ दोनों ऑपरेशन कंक्लूड हो गए हैं और 5 टेररिस्ट में मारे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, जब विश्व महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ देख रहा है, ऐसे समय भारत और इसराइल के बीच संबंधों का महत्व और बढ़ गया है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई। जम्मू कश्मीर में 2 अलग मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी ढेर। कर्नाटक में कोविड स्थिति में सुधार के बाद कोरोना प्रतिबंधों में राहत की घोषणा। देश में 165 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज राफेल नडाल का मुकाबला डेनिल मेदवेदेव से। देश में अब तक 165 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 93 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 70 करोड़ 57 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। कल 53 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने एहतियाती डोज ली है। कर्नाटक में कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना संबंधी प्रतिबंधों में कुछ रियायतें देने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने कल से रात का कर्फ्यू हटाने और कक्षा 1 से 9 तक के स्कूल फिर से खोलने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने होटल, पब और बार, रेस्तरां और मॉल पूरी क्षमता के साथ खोलने का निर्णय किया है, परंतु सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस, स्विमिंग पूल, जिम और खेल परिसर आधी क्षमता के साथ काम करेंगे। सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति रहेगी। गुजरात में कल 11,974 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। अहमदाबाद में 3,990 और वडोदरा में 1,816 लोग संक्रमित पाए गए। केरल में कोविड संक्रमण पर रोक लगाने के लिए कल आधी रात से 24 घंटे के लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू हो गए। राज्य में लगातार चौथे दिन 50,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से उत्पन्न महामारी की तीसरी लहर के दौरान राज्य में दूसरी बार सप्ताहांत लॉकडाउन लागू किया गया है। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शहीद दिवस पर गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर महात्मा गांधी के एक भव्य भित्ति चित्र का उद्घाटन करेंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार 75 कुम्हारों ने लगभग 3,000 मिट्टी के कुल्हड़ों से भव्य भित्ति चित्र बनाया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने महात्मा गांधी का ये भव्य भित्ति चित्र स्थापित किया है। इस अवसर पर अमित शाह कुमार समुदाय के सदस्यों को बिजली से संचालित चाक वितरित करेंगे। फिल्म प्रभाग आज शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। इस अवसर पर फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर दिन भर एक वृत्त चित्र गांधी रीडिस्कवर्ड का प्रसारण किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज कुष्ठ रोधी दिवस है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजीवन कुष्ठ पीड़ितों की सेवा के प्रति समर्पित रहे। उनकी पुण्यतिथि पर कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ गर्म प्रदेशों में होने वाला रोग है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आज का दिन विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य कुष्ठ मुक्त भारत है। इस योजना के तहत कुष्ठ रोग का जल्द पता लगाना तथा पहचान किए गए मामलों का पूर्ण इलाज के साथ साथ रोग की शुरुआत को रोकने संबंधी उपाय किए जाते हैं। अन्य उपायों में कुष्ठ जागरूकता अभियान तथा अक्षमता रोकथाम और चिकित्सा पुनर्वास जैसी सेवाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत रोगी का पुनर्निर्माण सर्जरी किया जाता है और उन्हें कल्याण भत्ता भी दिया जाता है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत को कुष्ठ मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रज्ञा देवरा के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कल रात एंटीगा में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर लीग क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 ओवर और 1 गेंद में मात्र 111 रन बनाए। जवाब में भारत ने 30 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। सुपर लीग सेमीफाइनल में बुधवार को भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज स्पेन के राफेल नडाल का सामना रूस के डेनिल मेदवेदेव से होगा। कल महिला सिंगल्स का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराकर जीता। ऑस्ट्रेलिया के लिए बार्टी ने ये ग्रैंड स्लैम खिताब 44 वर्ष बाद जीता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 में अंतिम सांस ली। गांधी जी सितंबर 1947 में कलकत्ता से दिल्ली आए थे। उन्होंने दिल्ली के बिरला हाउस में रुकने का फैसला किया। बिरला हाउस में उनका अधिकांश समय पत्र लिखने, आगंतुकों से मिलने और प्रार्थनाओं में भाग लेने में व्यतीत होता था। हिंदू धर्म में, सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीजों को स्थान नहीं रह सकता है। उसमें सर्व धर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए अपना अंतिम उपवास शुरू किया था। इस उपवास के 7 दिन बाद ही 20 जनवरी को गांधी जी की हत्या का प्रयास किया गया था, जब एक व्यक्ति ने बिरला हाउस पर बम फेंका। लेकिन गांधी जी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने कहा, अगर मुझे कोई पागल की गोली से मरना है तो मैं मुस्कुराते हुए ऐसा स्वीकार करूंगा। मेरे भीतर कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। भगवान मेरे दिल में और मेरे होठों पर अवश्य होना चाहिए। जब गांधी जी को अधिक व्यापक सुरक्षा की पेशकश की गई तो उन्होंने कहा कि जो लोग स्वतंत्रता के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। 30 जनवरी की शाम को जब गांधी जी की 2 भतीजियां उन्हें प्रार्थना सभा ले जा रही थीं, तो नाथूराम गोडसे भीड़ से निकला। उसने गांधी जी को प्रणाम किया और उन पर 3 बार गोली चलाई और बापू हमारे बीच नहीं रहे। आकाशवाणी से राष्ट्र को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षति के बारे में देश को सूचित किया। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. अगले दिन यमुना तट पर गांधी जी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए
भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 5 मील लंबे मार्ग पर उनकी शव यात्रा में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए। उनके अस्थि कलश प्रयागराज में संगम में विसर्जन के लिए ले जाने से पहले 3 दिन तक यमुना नदी के किनारे रखे गए। नई दिल्ली में राजघाट पर बनाई गई उनकी समाधि उनके लाखों अनुयायियों के लिए एक तीर्थ है, जिस पर अंकित हैं 2 अक्षर, हे राम। आज हम कुदमुल रंगाराव को भी याद करेंगे, जिन्होंने सामाजिक सुधार के युग की शुरुआत की और यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी अपने विचारों से प्रेरित किया। कासरगोड में एक गरीब परिवार में जन्मे रंगाराव ने शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण की कल्पना की थी और 1890 के दशक में सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान की। रंगाराव ने पंचमा स्कूल खोले। जाति मतगळ भेदव तಳ್ಳಿ अस्पृश्यतेय होगलाडिಸಿ। बच्चों को स्कूल में उपस्थित रहने के लिए राजी करने के वास्ते उन्होंने बच्चों को मध्याह्न भोजन और माता पिता को प्रतिदिन 2 पैसे देने की व्यवस्था की, ताकि उनमें रुचि विकसित की जा सके और बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए परिवारों को प्रेरित किया जा सके। कुमार मंगलम के जमींदार से अपनी विधवा बेटी का विवाह करके उन्होंने भारत में अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह की एक मिसाल कायम की। उनकी प्रेरणा से गांधी जी ने अपने एक बेटे का विवाह सी राजगोपालाचारी की बेटी से किया। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने श्री रंगाराव से सामाजिक निष्ठा को पहचाना। वे मेरे लिए एक प्रेरक और मार्गदर्शक हैं। जब पिछड़े के उत्थान की बात आती है तो वे मेरे शिक्षक हैं। कुदमुल रंगाराव ने 30 जनवरी 1928 को मैंगलोर में अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 30 जनवरी को माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि भी है। 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी से प्रेरित थे। वे प्रभा और बाद में कर्मवीर के संपादक भी बने। ये पत्रिकाएं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता को जागरूक करती थीं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा और उनकी पत्रिका को जबरन बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की ज्यादतियां वीर देशभक्त कवि की इच्छा शक्ति को कभी नहीं झुका सकी। जेल से बाहर आने के बाद माखनलाल ने अपनी पत्रिका फिर से शुरू की। आजादी के बाद माखनलाल ने सत्ता में हिस्सा लेने से इनकार किया और भाषण तथा लेखन के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करना जारी रखा। वे एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते रहे। 1955 में उनके काम के लिए उन्हें हिंदी में पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें 1963 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। माखनलाल चतुर्वेदी ने 30 जनवरी 1968 को भोपाल में अंतिम सांस ली। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा सादर नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो।
प्रधानमंत्री ने सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें युवाओं में शिक्षा प्रसार के उनके बेहतरीन प्रयासों के लिए सदैव याद किया जाएगा। और अब मौसम। दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में हल्की वर्षा होने का अनुमान है। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और जम्मू में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक बादल छाए रहेंगे। लेह और गिलगित में हल्के बादल छाए रहेंगे। इम्फाल, ईटानगर, आइजोल और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ होने की संभावना है। और नईम, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, आज प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने दिल्ली के विजय चौक पर गणतंत्र दिवस समारोह के संपन्न होने का समाचार चित्र के साथ प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने रंगीन चित्र के ऊपर शीर्षक दिया है, गौरवमय रोशनी से जगमगाया आसमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ड्रोन प्रस्तुति से भारत विश्व का चौथा देश बना। राष्ट्रीय सहारा बॉक्स में लिखता है, आकाश में उकेरी गई अद्भुत आकृतियों ने मंत्रमुग्ध किया। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, विजय चौक रोशनी में नहाया। हरिभूमि के शब्द हैं, मेक इन इंडिया की थीम ने पहली बार समारोह को बेहद खास बनाया। चुनाव वाले 5 राज्यों में प्रचार में लगे विभिन्न दलों की राजनीतिक गहमागहमी भी लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर छाई हुई है। एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग की 10 फरवरी से 7 मार्च तक रोक का निर्देश भी अखबारों की खबर बनी है। कल से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र पर अखबारों ने अनुमान दिए हैं। लोक सत्य का मानना है, तीखी नोक-झोंक की संभावना। देश में कोविड संक्रमण की स्थिति पर अखबार लिखते हैं, कुछ राज्यों में मामलों में कमी आई। हिन्दुस्तान ने लिखा है, संक्रमण भले ही थमा पर खतरा बरकरार। राष्ट्रीय सहारा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से लिखा है, भारत में कोविड का खतरा अभी बना हुआ है। हरिभूमि लिखता है, सतर्कता और एहतियात जरूरी। लोक सत्य की खबर है, वरिष्ठ कथाकार शिव मूर्ति को श्रीलाल शुक्ल स्मृति पुरस्कार देने की घोषणा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, जब विश्व महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ देख रहा है, ऐसे समय भारत और इजरायल के बीच संबंधों का महत्व और बढ़ गया है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई। जम्मू कश्मीर में 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी ढेर। कर्नाटक में कोविड स्थिति में सुधार के बाद कोरोना प्रतिबंधों में राहत की घोषणा। देश में 165 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज राफेल नाडाल का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।